नमस्ते, स्वागत है आपका हीलियस कोचिंग में। आज के इस वीडियो में हम एचएस प्रीवियस ईयर पेपर के पॉलिटी के क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो आइटम्स दिखाई दे रहे हैं इनको प्रॉपर मैच करना है और सही जवाब बताना है। लिस्ट 1 में आप कुछ आइटम्स देख सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। आपको इन्हें करेक्टली मैच करना है और नीचे दिए हुए कोड्स के साथ आपको आंसर बताना है। विलेज पंचायत की फॉर्मेशन कौन से आर्टिकल के थ्रू हुई थी? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो कौन से आर्टिकल में आता है? एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री को किस में डिस्कस किया गया और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस में बताई गई है? ये सभी आर्टिकल जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। इसका सही जवाब है ए 13243241, यानी कि 13 फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। What constitutes the definition of money bill under Article 110 of the Indian Constitution? निम्न में से कौन मनी बिल की डेफिनेशन को बताता है जो कि आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है? A. The imposition, abolition, alteration and the regulation of the tax. B. The regulation of borrowing of money. C. The appropriation of money out of consolidated fund of India. D. All of the above. पहले ऑप्शन में बताया गया है कि मनी बिल जो कि आर्टिकल 110 डिफाइन करता है उसमें टैक्स लगाना, हटाना या उसमें चेंजेस के बारे में बताया जाता है। बी में ये कहा गया है कि जो सरकार पैसा बोरो करती है, पैसा लेती है बाहर से, उसके रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा बांटा जाता है निकाल के, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। या फिर ये सभी सत्य हैं। इसका सही जवाब है ऑल आर करेक्ट। फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। देखिए, मनी बिल हमारे संविधान के आर्टिकल 110 के अंदर मेंशन किया गया है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा की मनी बिल के ऊपर कोई पावर नहीं होती, बल्कि राज्यसभा को 14 डेज के अंदर इसे मनी बिल को रिटर्न करना पड़ता है। अगर वो 14 डेज तक रिटर्न ना करे तो बिल को पास ही माना जाता है। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, ये अथॉरिटी उनके पास होती है, वो किस बिल को मनी बिल सर्टिफाई करते हैं। मींस कौन सा बिल मनी बिल है, इसका सर्टिफिकेट देने का जो राइट है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का होता है। इसके बाद पार्लियामेंट से पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं या एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपनी वीटो को इस्तेमाल करते वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन गिवन? संविधान के किस आर्टिकल में संविधान की अमेंडमेंट के बारे में प्रोसीजर बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 362, 364, 368, 369। सही जवाब है आर्टिकल 368। फैक्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो ज़रूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 में हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। आप उसमें किसी भी तरह का अमेंडमेंट या चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। एग्जाम्पल, बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एटसेट्रा। बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये समय समय पर
ज़रूरत के हिसाब से इवॉल्व होती रहती है। अगर आप हीलियस कोचिंग के साथ जुड़कर अपने इस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हीलियस पब्लिकेशन की ओर से 9 बुक्स पब्लिश की जाती हैं जो एचएएस एग्जाम से लेकर क्लर्क के एग्जाम तक आपकी सफलता में आपका पूरा सहयोग करती हैं। साथ ही साथ 2 मैगजीन्स भी पब्लिश होती हैं जिसमें से एक मैगजीन मंथली करंट अफेयर से रिलेटेड है जिसका बहुत अच्छा खासा पार्ट एग्जाम के अंदर आता है। आगे में पढ़ते हैं Which constitutional amendment restricted the size of the Council of Ministers to 15% of the total member of Lok Sabha? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% के ऊपर आके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है? 89th अमेंडमेंट 2001, 90th अमेंडमेंट 2002, 91st अमेंडमेंट 2003, 93rd अमेंडमेंट 2003। मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है उसकी स्ट्रेंथ लोकसभा की टोटल मेंबरशिप के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह बात फिक्स है, लेकिन यह किस अमेंडमेंट द्वारा किया गया था इसका जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब है 91st अमेंडमेंट 2003। फैक्ट चेकते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जिसको COM शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर सेंटर होता है। सेम ऐसी ही सिनेरियो जो स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का सबसे बेसिक वर्क होता है टू गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ताकि प्रेसिडेंट जो है अपने एग्जीक्यूटिव टास्क को फुलफिल कर सके। और संविधान भी ये कहता है आर्टिकल 74 में कि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एड और एडवाइस के अपना कोई भी एक्ट नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं जो सभी मिलकर काम करते हैं। अगला सवाल लेते हैं। व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट विच अ कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेंडर? आपको सिक्योरिटी अमाउंट बताना है जो उस कंटेस्टेंट को डिपॉजिट करना है जब वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं। 25 से 20,000 या 20 से 15,000, 20,000 ईच या 15,000 ईच। मीन्स पहला ऑप्शन मैं बताता हूं, 25,000 राष्ट्रपति के लिए, 20,000 उपराष्ट्रपति के लिए, या 20,000 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होना है तो, या 15,000 का डिपॉजिट उपराष्ट्रपति के लिए, या 20,000 दोनों केस में, या 15,000 दोनों केस में। आपको इसमें बताना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको कितना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। इसका सही जवाब है 15,000 ईच। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है और अगर कोई व्यक्ति चुनाव हारता है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई के पास परमानेंटली डिपॉजिट हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं। विच आर्टिकल मेंशंस अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन? पार्डन की पावर का मतलब है क्षमा याचना की शक्ति। आर्टिकल 52, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 82? राष्ट्रपति की क्षमा याचना की शक्ति संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? इसका सही जवाब है आर्टिकल 72। फैक्ट चेक कर लेते हैं। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डोनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डोनिंग मीन्स क्षमा कर देना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पावर्स: पार्डन, रेप्राइव, रेमिट, रेस्पाइट एंड कम्यूट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड द पावर ऑफ on the President of India under Article 72 and Governor of the State under Article 161। तो ये जो क्षमा याचना की शक्ति है जिसमें या तो सज़ा कम कर दी जाती है या सज़ा की सख्ती जो नेचर उसको कम किया जा सकता है, या जो भी केस होगा, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति आर्टिकल 72 के अंदर है। राज्य के गवर्नर के पास ये शक्ति आर्टिकल 161 के अंदर है। अ पार्डन इज एन एक्ट ऑफ मर्सी। ये पार्डन या पूर्णतः क्षमा एक दया का भाव होता है, किसी को क्षमा करना का भाव होता है। और ये पावर राष्ट्रपति जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस के बाद ही उसको यूज करते हैं कि इस पर क्या एक्ट किया जाए।